हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं, जिन्हें हालिया ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मैंडेट दिया गया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से। 370 के बाद ये पहला असेंबली का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। कई सारे अहम तरीन सवालात होंगे, लेकिन एक लोगों का बहुत बड़ा मजमा इनके पास है। मैं आपको ये तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। लगातार सुबह से जो इनके चाहने वाले हैं, इनके भाई, इनके वर्कर्स, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इनसे मुलाकातें कर रहे हैं, इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और लोगों का रुझान यह है कि इस बार इस असेंबली में जो इमोशनल वोट नहीं होना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंटल वोट होना चाहिए। जो वोट है वो डेवलपमेंट को लेकर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है सर आपसे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी। शुक्र है ऊपर वाले का सर। लेकिन शुरुआती दौर बड़ा कठिन रहा होगा आपके लिए बीजेपी में आने के बाद, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी चीजें मामूल के मुताबिक ठीक हो चुकी हैं। तो 2000 शुरुआती दौर बड़ा अच्छा सर, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और नड्डा जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया, और दिन आने से पहले भी और आने के बाद भी बड़ा प्यार मिला भाजपा में, और भाजपा के हर स्तर पे बहुत प्यार मिला, बड़ा इज्जत मिली। और मैं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत प्यार दिया और दिल से लगा के अपनाया। सर 2024 में आपने लास्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था, 14 में, माफी चाहूंगा 14 में, और अब 24 में आप कर रहे हैं। उस समय एनसी थी, आज बीजेपी है। बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी? आगे बीजेपी ही रहेगी, एनसी दिखेगी नहीं। अलायंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अलायंस हुआ, मैंने जवाब दे दिया कि आगे अब बीजेपी ही दिखेगी, एनसी दिखेगी नहीं। सर क्या लगता है आपको इस वक्त करंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, वोटर क्या चाहते हैं, आम आवाम क्या चाहती है? क्या कैंडिडेट के फेस को देखकर वोट पड़ रहा है पार्टी को? 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, तो आपके मन में जितने भी जाले हैं वो खुल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि सर इलेक्शन में ओपोनेंट रहता है, हर पार्टी का एक, हर लीडर का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का एक ओपोनेंट रहता है। सर आप अपने ओपोनेंट को कैसे देख रहे हैं सर, जो आपके अपोजिट में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो? जो भी लड़े, जमहूरियत है, लोगों के पास जाना है। मैं नगरोटा के लोगों का बहुत ऋणी हूँ। पिछले 20 साल से मैंने अपना मस्तक इनके चरणों में डाल के इनकी सेवा की है, और आज भी जिस किस्म का सुबह यहाँ एक जमावड़ा हुआ और जिस किस्म का प्यार और खुलूस मुझे मिला, मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। सियासत में लोगों का प्यार मिलना, लोगों के साथ जोड़ होना, यही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत होती है। आज जिस किस्म का लोगों का यहाँ सुबह से शाम, सुबह आज जिस किस्म से लोगों का मैं दिल्ली से आया, जिस किस्म से लोगों ने यहाँ मेरे स्वागत किया, मैं उन लोगों के चरणों में अपना सर रख के उनका धन्यवाद करता हूँ। और वैसे भी मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर शख्स के चरणों की धूल हूँ, और उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाकर उनकी सेवा पिछले 20-22 साल से कर रहा हूँ, और आगे भी अगर परमात्मा ने मौका दिया तो उनकी सेवा जो है वो करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है। ये मेरे लिए वोट नहीं है, ये किसी के लिए वोट होगा, मेरे लिए ये परिवार है। मैं इस परिवार का नौकर हूँ, ये मेरे मालिक हैं। सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर जी के कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी रहे, जैसे रिजर्वेशंस उन्होंने दी, गुजर बकरवाल लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, पहाड़ियों को जो एसटी का दर्जा मिला। तो क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शंस में उससे भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएंगे? सर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। मैं आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बता देना चाहता हूं, और आम आवाम को भी बता देना चाहता हूं, जो रिजर्वेशन दलितों को, गुजरों को, पहाड़ियों को और ओबीसीज को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मिली है, उसको कोई हटा नहीं सकता, ना कोई छेड़ सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी ताकत, वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि आएगी नहीं सत्ता में, तो वो तो उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी ताकत बीजेपी के होते हुए जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन से खिलवाड़ नहीं कर पाएगी। सर एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही 370 की लड़ाई लड़ेंगे, 35 की लड़ाई लड़ेंगे, रियासत के दर्जे की डिग्निटी, पीस और नॉर्मलसी, ये वर्ड यूज किया कि नॉर्मलसी को रिस्टोर करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो उनका मैनिफेस्टो है इसके बारे में? उन्होंने तो ये भी कहा कि शंकराचार्य का नाम तख्त सुलेमान करेंगे।
विच इज ए डायरेक्ट असॉल्ट ऑन आवर फेथ। हमारी अपनी आस्था पे वो एक प्रहार किया है। मैं चैलेंज करता हूं, 370 तो आपको पता है वापस नहीं आना, उनको भी पता है। आज उमर साहब ने बयान भी दे दिया 100 साल लगेंगे, तो मतलब वो भी जानते हैं कि लोगों को गुमराह कर लें। लेकिन जहां तक तख्ते सुलेमान कहा उन्होंने शंकराचार्य का नाम तो बड़ी दूर है बदलना, उसका बोर्ड भी बदल के दिखाएं तो फिर उनको पता लगेगा क्या होता है ये। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। 4 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, उनको भी तसल्ली हो जाएगी। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया है, क्या बीजेपी भी अलायंस करने में इंटरेस्टेड है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ? जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे अगर गवर्नमेंट फ्रेम करनी पड़ी तो सर मेजोरिटी में अगर सीट्स नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? 4 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए, जल्दी किस बात की है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बता देता हूँ, ना यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनेगी, ना पीडीपी की, ना कांग्रेस की। तो सर यहाँ पे क्या मेजोरिटी में सिर्फ बीजेपी बनाएगी? आप इंतजार कर लीजिए, 4 अक्टूबर कितनी दूर है, 1 महीने के बाद 4 अक्टूबर की शाम को मिलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सर, आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक बड़ा प्यार हमने देखा, गुज्जर हैं, पहाड़ी लोग हैं, हिंदू भाई हमारे हैं, सब लोग आपके साथ हमेशा से चलते आए हैं। लेकिन जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा पेश किया, आप बीजेपी में आए, तो कुछ लोगों की नाराजगियां भी जाहिर हैं कि आपके साथ नहीं होंगी। आज ऐसे समय में क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे किसी के साथ ना नाराजगी हुई, हाँ जी, ना होती है। जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी था तो वहां जीत नहीं सकता था सिर्फ एक समुदाय के वोट के साथ, क्योंकि कुल मिला के 10% ही एक समुदाय का वोट है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारा वोट है। वो मुझे हर समाज के हर वर्ग से उस वक्त भी ताउन मिला था, मुझे हर वर्ग के लोगों ने वोट दिए तो मैं एमएलए बना। आज भी हर वर्ग के लोग जो हैं वो मेरे साथ प्यार करते हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मैंने ना तो जात बरादरी की कभी सियासत की, ना मैंने कभी मजहब की सियासत की। मैंने ये नहीं देखा ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये खत्री है, महाजन है, ये कभी नहीं देखा। ना कभी देखा ये हिंदू है या मुसलमान। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि किस पार्टी का है। जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एमएलए था, कोई बीजेपी का साथी मेरे पास आता था, मैं ये समझता ये मेरी दायित्व है कि जब मैं एमएलए बन गया हूँ तो सबकी मदद करनी है, और आज भी सभी मेरे पास ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नगरोटा को मैंने कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं समझा और पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं समझा। नगरोटा मेरे लिए मेरा परिवार है, नगरोटा मेरा घर है, और नगरोटा में रहने वाला हर आदमी जो है किसी भी वर्ग का है, किसी भी जात का है, किसी भी बरादरी का है, उसको जब भी कोई जरूरत पड़े तो मैं उसका ताबेदार और नौकर हूँ। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उसके लिए ताबेदार खड़ा है, सिपाही की तरह। सर, वर्कर्स को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है हमेशा आपका, और वर्कर्स आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं, हमने भी देखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये रहती है कि इस बार के इलेक्शंस में क्या आपको लगता है कि सर डेवलपमेंटल वोट रहेगा या इमोशनल वोट रहेगा? क्योंकि जैसे आपने हालिया देखा लोकसभा के इलेक्शंस में इमोशंस के वोट बहुत रहे। 4 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए, क्यों इतनी जल्दबाजी में है? आपको पता लग जाएगा कि किस चीज का वोट है। नहीं सर, आवाम क्या चाहती है? डेवलपमेंट चाहती है, जैसे डेलीवेजर्स के मुद्दे हैं, रबरे खेल है, एम्प्लॉयमेंट है। के मुद्दे पे तो मैं आपको साफ कह दूं, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर डेली वेजेस रेगुलराइज होंगे, ये मेरा आपके साथ वादा, इसी नोट कर लीजिए। और अगर ना हो तो मेरे पास आ जाइए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये इतने बड़ा स्टेटमेंट आप सर दे रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर रेगुलराइज करेंगे। मैं कह रहा हूँ, हाँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आपने इसमें ये भी कह दी कि आप तो रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइव चल रहा है सर, आप 10 स्ट्रीम लाइव। नहीं, आप रिकॉर्ड भी रखते हैं। 10 दिन सरकार के जब हो जाएंगे उसके बाद चला देना, अगर नहीं हुआ होगा तो। सर, गवर्नमेंट इन तमाम पॉलिसीज पे काम कर रही है, क्या बीजेपी भी इस चीज को लेकर पॉजिटिव रुझान रखती है? हर चीज जो लोक हित के लिए है, जनहित के लिए है, बीजेपी की सरकार उसके लिए करेगी। जम्मू को मजबूत करेगी, जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करेगी, जम्मू कश्मीर की एक यकसा तरक्की करवाएगी, और हर वर्ग, हर जात, हर बरादरी के लोगों को उनका हक मिलेगा, वंचित को का उत्थान होगा, और हर शख्स को उसका एक इज्जत का मकाम मिलेगा। सर, जम्मू कश्मीर की सियासत में ना कभी कश्मीर की लीडरशिप कश्मीर के लिए मांगती है, जम्मू की लीडरशिप जम्मू की बात करती है, लेकिन इस पीर पंजाल को इग्नोर किया बहुत समय से। ना यहाँ पे रेलवे के लिए किसी ने बात की, ना यहाँ के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी बात की, जैसे 7 लेक्स है। पीर पंजाल की बात नहीं हुई। अभी जुगल किशोर जी ने जम्मू में मेट्रो भी चल रही है। छोड़ दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो तो एक हुआ ना कि जुगल किशोर जी ने रेलवे मंत्री साहब से अभी वो डीपीआर बनवाई है जम्मू से रजौरी तक की रेल की, और
7 लेक्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो होता है तकरीर करना। 7 लेक्स की रोड का प्रोजेक्ट जो है शायद 175 करोड़ का, वो अप्रूव भी हो गया और उसकी डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज आ रहा है 7 लेक्स के लिए। तो बीजेपी जो है वो करनी और कथनी में फर्क नहीं है उनका। बाकी लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, कोई कहता है 370 को वापस लाऊंगा, कभी नहीं लाया। कोई कहता था 98 लाऊंगा, जैसे 98 गई तो कहा चलो नौकरी करो। हमारे यहाँ भाजपा में नहीं है ये। भाजपा का एक सिद्धांत और असूल है, कह दिया है सो करना है। भाजपा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन आएगा, आया। जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का जमाना खत्म हुआ। आज जम्मू कश्मीर में जाइए, शांति है, हुई। देखिए, अब कोई कहता है नहीं जी कोई अंदर है उसको बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालने के? उन लोगों को निकालना है जो लोग पत्थरबाजी करते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकालेंगे, एमनेस्टी कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स। किसको निकालेंगे? हु इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर? जो पत्थर मारता है, जो बदअमनी करता है, जो जिसकी वजह से लाशें गिरती हैं सड़क पे, कि जिसकी वजह से 2009 का मंजर भूल गए आप, 2010 का मंजर भूल गए, 2011 का मंजर भूल गए, 2016 का मंजर भूल गए। कुछ लोगों को हिरासत में रखने से अगर अमन आता है, शांति आती है, तो उनको हिरासत में रहने में कोई शर्म नहीं। जमात इस्लामी भी कंटेस्ट करना चाहती है इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार। अफजल गुरू के भाई को सुना कि वो भी इलेक्शन में आना चाहते हैं। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक को हक है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फैसला करना है किसको लड़ने देनी है, किसको नहीं लड़ने देनी। क्या आपको लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, कि सेपरेटिस्ट भी अब मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं? बदल गया जम्मू कश्मीर। सिर्फ कुछ लोग हैं जो नहीं देख पा रहे इसको। वो समझते हैं कि अभी भी हमारी इजाजतदारी खत्म हो गई है। आप देख लीजिएगा, 4 अक्टूबर को आपको पता लग जाएगा। हर आदमी ये समझता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले समझते हैं हमारी इजाजतदारी है, ये हमने तख्त ताज पे बैठ जाना, 4 तारीख को बात करना। सर कई सारे अगर उमर अब्दुल्ला 2.25 लाख से हार सकते हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपके जैसे अक्लमंद आदमी को ये समझना चाहिए कि कश्मीर बदल गया है और कश्मीर की सोच बदल गई। सर कई सारे नए नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और तुरंत उन्हें टिकट्स मिल गई। पुराने नेता नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। लगातार 1-2 दिन में मैं देख रहा हूँ, मैंने खुद भी कवरेज की, बीजेपी के ऑफिस में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये एकदम से जो नए नेता आ रहे हैं उनको मिल रहा है, जो पुराना वर्कर इग्नोर किया जा रहा है। हर आदमी को टिकट का मांगने का हक है, ये जमहूरियत का तकाजा है। और जहाँ तक किसको टिकट दी जाती है नहीं दी जाती है, वो फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का करता है। उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। और वो एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है, जिस साइंटिफिक प्रोसेस में बाकायदा ज़मीनी सतह से लेके हर कार्यकर्ता से मत लेकर हर आदमी के साथ मीटिंग करके, ये ऐसा नहीं है कि उठ के किसी ने टिकट किसी को दे दी। पूरा एक प्रोसेस है जिसके मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से होकर फैसला ये किया जाता है, इस बुनियाद पे किया जाता है कि विनेबिलिटी किसकी है, और विनेबिलिटी को देख के वो फैसले किए जाते हैं। और ये नहीं है कि आपके कहने या मेरे कहने से फैसला नहीं होता। स्टेटहुड सर मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के ऐवान में ये कहा है कि स्टेटहुड मिलेगी, और स्टेटहुड जरूर मिलेगी। रियासत को लेकर सर, रियासत आपको कहा था इलेक्शन होगी, तो उन्होंने कहा था, तो आपने कहा नहीं होगी, नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का भी रीजन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नहीं करेगी, बीजेपी करेगी नहीं। अब हो गई तो अब कहते चुप है, अब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी कर रहे हैं, नहीं तो करनी नहीं थी। बीजेपी डरती है इलेक्शन से, अब पता लग जाएगा इलेक्शन से कौन डरता है, नतीजा बता देगा। बीजेपी डरती है, बीजेपी भाग रही है इलेक्शन से, पता लग जाएगा। सर खुद की कैसी सूरत हाल आप देखते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में? मैंने आपको कह दिया जो सूरत हाल है उसमें ना तो एनसी की सरकार बनेगी, ना पीडीपी की, ना कांग्रेस की। सर पीर पंजाल में भी कुछ दमखम रहेगा? देख लीजिए, जाइए वहाँ पता कर दीजिए। वहाँ लोग क्यों टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की? पहले तो वहाँ बीजेपी के नाम पे कोई दफ्तर आने को तैयार नहीं था, क्यों टिकट मांग रहे हैं लोग बीजेपी की? और बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे जो हैं, पहाड़ी, जैसे मुश्ताक बुखारी हैं, बहुत बड़े पहाड़ी नेता हैं, पीर हैं, वो भाजपा के झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं, आपको मालूम है, और पीर हैं।
एक पीरों की गद्दी है पहाड़ियों की, और पहाड़ी मूवमेंट के एक बहुत अलंबरदार रहे, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इधर चौधरी जुल्फ़िकार हैं, इकबाल मलिक हैं, चौधरी गनी कांग्रेस से आए अभी लड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि कोई कुछ ना कुछ तो है जिसकी राजदारी है, लोग आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा और अहम तरीन स्टेटमेंट इस पूरे इंटरव्यू का कि अगर सरकार हुकूमत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो 10 दिनों के अंदर डेली वेजर्स को जो है वो रेगुलर किया जाएगा, उन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। ये कोई अहम स्टेटमेंट नहीं है, ये मैटर ऑफ कन्विक्शन है। वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और उनकी वजह से आज महकमे चल रहे हैं। उनकी बाकायदा बायो ये प्रिंट उनका वेरिफिकेशन हुई है और उनका हक बनता है, उनको मिलना चाहिए। इतने साल से वो काम कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। इसमें कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट कर रही है। जितने कॉन्फिडेंस लेवल में आपने ये कहा कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, मैंने बड़ा हाई कॉन्फिडेंस देखा। इसी कॉन्फिडेंस में आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी? तो इसीलिए तो कहा कि सरकार बनाएगी, 10 दिन के अंदर करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहीं और थे? नहीं, मैं आप ही की बात पे आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बोल रहे कि अगर आती है, आपने कहा अगर सरकार आती, मैंने कहा सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर डेली वेजेस रेगुलराइज हो जाएंगे। और सरकार बंद करेगी बीजेपी? जब एनसी की नहीं बनेगी, फिर क्या हो गया आपको, परेशानी होगी। एनसी की नहीं बनेगी, पीडीपी की नहीं बनेगी, कांग्रेस की नहीं बनेगी, तो किसकी बनेगी? चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही सर ने कि ना एनसी बना सकती है गवर्नमेंट, ना पीडीपी बना सकती है, ना कांग्रेस बना सकती है। किसी भी पार्टी के पास शायद यहाँ पे इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार बना पाए। सिर्फ जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो वो आते 10 दिनों में जो डेली वेजर्स का मुद्दा है इसको लेकर बड़ा अच्छा काम करेंगे। फिलहाल वक्तन फवक्तन तमाम वर्कर्स, इनके बहन भाई, इनके करीबी लोग और इनके गांव से जुड़े हुए लोग, इनके इलाके से जुड़े हुए लोग, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए लोग इनसे मिलने के लिए ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की टक्कर बहुत बड़ी होने जा रही है। ऐसा नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बना पाएगी सरकार, क्योंकि ये तो साफ जाहिर है कि कई सारी सीटों पे फाइट तो बहुत बड़ी होगी। फिलहाल इनके स्टेटमेंट को कोट करते हैं यहीं पे और उम्मीद रखते हैं कि आते समय में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बीजेपी की सरकार के, उन्होंने तो सारा सरेंडर कर दिया बीजेपी ने, एनसी ने जम्मू में। सर 50 सीटों पे तो लड़ रहे हैं, 51 सीट्स पे। जब जो आदमी 50 में लड़ रहा है वो तो पहले ही सरेंडर कर चुका है मेरे भाई। कहाँ से लड़ाई होगी? लड़ाई कहाँ से होगी जब जम्मू में वो लड़ ही नहीं रहे, तो लड़ाई कहाँ से होगी? चलिए, बीजेपी के साथ लड़ाई कहाँ से होगी? चलिए, ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, हम उम्मीद रखते हैं। ये हकीकत है, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप कहीं हकीकत ना भूल जाएं और कुछ नहीं। वो लड़ ही नहीं रहे तो कहाँ से मुकाबला होना? आप कह रहे मुकाबला होगा, अगर मुकाबला होना तो लड़ना पड़ेगा ना, मुकाबला कहाँ से होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात कही है देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कि 90 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं वो, ये भी हकीकत है। आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मुकाबला होगा। वो जहाँ बीजेपी है वहाँ वो लड़ ही नहीं रहे, वो भाग गए हैं पहले ही। उन्होंने कांग्रेस के हाथ दे दिया और कांग्रेस कहीं है नहीं, तो चलिए जी, ये भी सही बात है। हम इसको भी इस चीज़ को भी हम तस्लीम करते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं जो इनके ये बयान आते हैं सारे के सारे। खैर 4 तारीख का इंतज़ार रहेगा, 4 तारीख का दिन बहुत बड़ा रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और 4 तारीख या 5 तारीख के बाद हम ज़रूर इनसे मुलाकात करने आएंगे और उस दिन हम सारी बातें खुलकर करेंगे साहब के साथ। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात पे इन्होंने अपने बयानात दिए हैं उनको भी लेकर ज़रूर उस पर हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल लगातार इनसे इनके वर्कर्स मिल रहे हैं और बीजेपी की जो एक बहुत बड़ी लीडरशिप है उनकी जानिब से जो है वो जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब को जो है वो नगरोटा से टिकट दी है और ये उम्मीदवार हैं और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के हक, मसले और मसाइल पे लगातार बात करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं इनसे। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का देखने के लिए।